नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फिल्मों की चमक धमक में अक्सर हम हीरो हीरोइन के पीछे कुछ लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो किरदार इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वो भले ही पर्दे पर चंद मिनट के लिए दिखे, लेकिन उनकी मौजूदगी सीधा दिल में उतरती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर नवनीत गैरोला जी की, जिन्हें आपने पान सिंह तोमर, कश्मीर फाइल्स और अभी लेटेस्ट मूवी मिट्टी, इनमें आपने उनके बेहतरीन अभिनय को देखा होगा। आज नवनीत जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, मुझे इस बेहद शानदार शो में आमंत्रित करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, अभिभूत हूँ जी। सर, अभिनय कैसे शुरू हुई थी आपके अभिनय की? जो ये शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से शुरू हुआ था अभिनय? अभिनय की शुरुआत मेरे बचपन से हुई थी। मेरे पिताजी श्री प्रसाद गैरोला जी भी रंगमंच करते थे और बहुत शानदार रंगमंच करते थे, और वो हास्य में उनकी बहुत शानदार पकड़ थी। तो मैं अक्सर मंच पे ये बात ज़रूर कहता हूँ कि न जाने कितनी बार जब मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जो श्रेय जाता है मेरे पिताजी को जाता है, क्योंकि उनके साथ मैं देहरादून में रिहर्सल्स देखने जाया करता था नाटकों की, और मैं बहुत छोटा बच्चा उस वक्त हुआ करता था, 5-6 साल का। और अमूमन ये कहा जाता है कि जब नाटकों की रिहर्सल्स होती हैं तो उसमें बच्चे अलाउड नहीं होते हैं। अगर वो बच्चों का कोई नाटक है तो तब बच्चे अलाउड हैं, लेकिन अगर कोई बड़ों का नाटक है तो उसमें बच्चे अलाउड इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनको रिहर्सल्स में आना अलाउड नहीं होता है। लेकिन मैं एक ऐसा बच्चा हुआ करता था पूजा जी, जो अपने पिताजी के साथ उन रिहर्सल्स में जाता था, और मैं लगातार इतने गंभीर वो नाटक हुआ करते थे, और हिंदी साहित्य के बड़े बड़े नाटक उस दौरान खेले गए, और मैंने उनकी रिहर्सल्स देखी अपने पिताजी के साथ, और मैं बहुत शांत 2-2.5 घंटे तक रिहर्सल्स को देखता था, और पूरा डिसिप्लिन जो बच्चा होता है पूरी तन्मयता के साथ में उन नाटकों को देखता था, उनकी रिहर्सल्स को देखता था। तो शायद मुझे लगता है कि वो शुरुआत अभिनय की वहाँ से हुई कि मुझे शौक था। हालांकि अभिनय करना मैंने मंच पर स्कूल में शुरू किया, और जब मैं देहरादून रंगमंच में आया तो मैं 1996 में आया, जो पहला मैंने नाटक किया जी। लेकिन वो जो जिसे कहते हैं कि जो एक जर्नी की शुरुआत है कि अभिनय की तरफ रुझान हो सकता है, तो वो शायद 7-8 साल की उम्र से हो गया था। सर, यानी कि अभिनय का बीजारोपण वो उस अवस्था में हुआ जब पिताजी के साथ आप जाते थे, और उसको उसकी गंभीरता धीरे 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 कब वो घर बस अंदर भीतर बस गया वो अभिनय, शायद वो पता ही नहीं चला, कुछ ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल 100%। और मैंने कहा कि मुझे एक डिसिप्लिन जो आया अभिनय का, वो शायद वहीं से आया, क्योंकि देहरादून में उस वक्त वातायन नाम की एक संस्था में मेरे पिताजी उसके संस्थापक सदस्य रहे, और 1978 में उसकी स्थापना हुई। तो मैं जब जाया करता था तो वो बहुत प्रमुख संस्था है देहरादून की, उत्तराखंड की, तो वहाँ से डिसिप्लिन मुझे आया। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैं अभिनय में उतरा तो बहुत देर में उतरा। स्कूल कॉलेज में, स्कूल में तो सभी लोग डिबेट और रंगमंच थिएटर करते थे, वहाँ मैं करता ही था। लेकिन उसके बाद 12वीं की पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतना पहले जब मैं 7-8 साल की उम्र में था मैं जाता था, लेकिन बहुत लेट शुरू किया। लेकिन हाँ, शुरुआत वो हो गई थी, डिसिप्लिन हो गया था जी। सर, जैसे बात करते हैं कि आपने वहां से शुरू किया, और आपकी मूवीज अभिनय का बीजारोपण भले वहां से हुआ, और उसके बाद आप निरंतर कभी थिएटर तो कभी अपनी छोटी 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 प्रस्तुतियों से लोगों का दिल तो आपने बहलाया, और उसके बाद बड़ा एकदम से पान सिंह तोमर। सर, कैसे मिला था वो रोल आपको? ये प्रभु की कृपा है, अपनों का प्यार है। और मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं जब रंगमंच करता था और देहरादून में एक्टिव थिएटर में काफ़ी लंबे समय से करता था, तो पान सिंह तोमर के दौरान जब तिग्मांशु धूलिया जी उस फिल्म को बना रहे थे, और वो इरफान खान सर की अमर एक फिल्म है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, और मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस फिल्म का हिस्सा बना। तो जब वो देहरादून में उनको शूट करना था उस फिल्म को, और उसका बहुत सारा पोर्शन BG रुड़की में शूट होना था जी। तो उनको कुछ स्थानीय कलाकारों की जरूरत थी कई बार, क्योंकि प्रोडक्शन में ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी टीम को मुंबई से लाना संभव नहीं होता है, इकोनॉमिकली भी थोड़ा सा उनको वो वायबल नहीं लगता है। तो वो चाहते हैं कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों से जो 2-3 इंपॉर्टेंट सीन्स हैं उनके अगर कोई रंगमंच करने वाले कलाकार अगर आए
तो 2010 में इसके ऑडिशंस हुए थे। हमारे एक मित्र हैं दिनेश, उन्होंने उस वक्त उसके ऑडिशन को देख रहे थे, तो उन्होंने मुझसे भी रिक्वेस्ट किया कि क्या आप ऑडिशन देना चाहेंगे, क्योंकि इसमें एक फौजी किरदार है और जो उसका बॉस है और उसको बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक रोल है वो करना है। उसका एक ऑडिशन है, 1 या 2 सीन उसके हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, और फौजी की तरह डील डॉल वाला व्यक्ति चाहिए, और आप शायद थोड़ा फौजी की तरह लगते भी हैं, डील डॉल आपका कुछ वैसा भी है, आप ऑडिशन दे दीजिए। तो मैंने दे दिया और ऑडिशन मैंने दिया, और तिग्मांशु सर की वो फिल्म थी और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि सामने इरफान खान, विपिन शर्मा जी। सर कैसा था वो, मतलब क्या उस समय क्या चल रहा था सामने वो कलाकार जिसे केवल पर्दे पे देखा है, वो भी बड़े पर्दे? मुझे बहुत देर में पता चला। पहले जब मैं पहुंचा दिन में वहां पर बीजी रुड़की में, तो कुछ और शूट चल रहा था, तो हम लोग थोड़ी देर इंतजार करते रहे। तिग्मांशु सर जो है उस वक्त किसी दूसरे सीन को वहां पे शूट कर रहे थे, और करीबन 3 साढ़े 3 बजे हम लोग पहुंचे, तो रात को करीबन 7 बजे के आसपास वो मेरा सीन लगा। तो वर्दी मैंने पहन ली थी, सब कुछ मैं तैयार हो गया था, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ये सीन मुझे करना किसके साथ है? मुझे लगा कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सामने एक्टर कौन होगा। अब इरफान खान उसमें लीड रोल थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इरफान खान सर के साथ सीन होगा। तो मैंने कहा हो सकता है कि किसी और कलाकार के साथ सीन हो, तो उन्होंने कहा नहीं, वो सीन आपका इरफान सर के साथ है। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे पूजा जी, करीबन आधा पौन घंटा तो मैं इतना, जिसे कहते हैं कि एक अवाक सा रह गया, और इतना खुशी भी हुई और एक टेंशन भी होती और मतलब कि मेरा पहला सीन इतनी बड़ी फिल्म और इरफान सर के साथ, और वो मकबूल कर चुके थे, वॉरियर कर चुके थे, और हमने उनको न जाने कितने चंद्रकांता में देखा, कभी किसी में देखा, कभी कहीं देखा। उनके अभिनय के तो हम दीवाने थे ही, लेकिन बनेगी अपनी बात उसमें देखते थे टेलीविजन में। जी बिल्कुल। तो और उसके बाद न जाने और कितने टीवी सीरियल्स में, तब देखा कि अरे मकबूल में, वॉरियर में अभी इरफान सर, उनके अभिनय के हम कायल, और उनके साथ सीन करना। तो मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद दिया, और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके आया, और वो सीन हो गया। सर वो सीन हुआ, और वो सीन जो था वो एक पहचान बन के मील का पत्थर साबित हुआ। हाँ, ये मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ये मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे तिग्मांशु सर के साथ काम करने का मौका मिला, इरफान सर के साथ काम करने का मौका मिला, और उसमें विपिन शर्मा जी भी थे। और विपिन शर्मा जी कौन है? विपिन शर्मा जी वो हैं जिन्होंने तारे ज़मीं पर उसमें बच्चे के स्ट्रिक्ट फादर का रोल प्ले किया। तो सारे एनएसडी के वो कलाकार, बड़े बड़े मजे हुए कलाकार और बड़े बड़े दिग्गज। और उस वक्त जब मैंने वो काम किया, और वो सीन की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत प्रोमिनेंट सीन है। आज भी उसकी कितनी सारी रील्स हैं कि आइसक्रीम पिघलनी नहीं चाहिए, लेकर के आओ, तो वो कहानी को आगे बढ़ाता है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे पान सिंह तोमर का इतना महत्वपूर्ण वो सीन करने को मिला, जो एक माइलस्टोन बना। बिल्कुल सही कहा आपने। सर जैसे अभी तक हम देख रहे हैं कई सारी मूवीज में आपने काम किया है, रोल छोटे छोटे लेकिन दमदार, जो आपकी उपस्थिति को हमेशा से एक प्रभावी बना देते हैं, कह सकते हैं कि हाँ। और हम लोग अगर पहाड़ों की बात करें, उत्तराखंड की, तो हमें भी लगता है हमारा कोई, इस तरह से भी हम इसे देख सकते हैं या देखते हैं। तो सर ये जो किरदार आपको मिलते हैं, ये आप खुद इनका चयन करते हैं या परिस्थितियां ऐसा बना देती हैं कि आपको ये मौके मिलते हैं हमेशा नया किरदार? ये ऊपर वाले का करम है बार बार, और अपनों का प्यार है कि जब पान सिंह तोमर से इसकी शुरुआत हुई, तो जिस तरीके से जब हम ऑडिशन देते हैं, ऑडिशन के थ्रू जब आता है, तो चांस की बात है कि जब डायरेक्टर को और जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनको जब कैरेक्टर समझ में आता है, तो उनको लगता है कि ये कैरेक्टर जो है जिस तरीके से उन्होंने ऑडिशन दिया है, तो ये इस रोल में फिट बैठते हैं। और वो ऐसा होता है कि जब वो रोल मुझे देते हैं तो वो उस फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसा आपने कहा कि कई जगह मेरे बहुत छोटे छोटे सीन्स हैं, बिल्कुल, लेकिन हर सीन ऐसा है कि उसने फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया है। वो टच एंड गो सीन कभी नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए एक बहुत जिसे कहते हैं पॉजिटिव पॉइंट और ब्लेसिंग्स हैं, बिल्कुल, कि सिनेमा में आता हूं और सीन लगते हैं और वो सीन रजिस्टर होते हैं, और जो रजिस्टर होते हैं तो वो फिल्म का हिस्सा बनते हैं, और वो लोग याद रखते हैं कि अच्छा उस फिल्म में वो सीन था जिसमें वो कहानी आगे बढ़ती है। तो उस वो खामखा का एक सीन नहीं होता, फिलर की तरह नहीं होता, वो उस फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए रहती है। जी बिल्कुल सही। ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं सर, यही सीखना। और सर अब ये छोटे छोटे किरदारों की जब हमने बात की और दमदार किरदार की, तो सर कोई ऐसा किरदार जब आपको मिला हो और वो एक चुनौती बन गया हो कि इसे कैसे करे, कभी ऐसा कोई परिस्थिति आपके सामने पैदा हुई? देखिए, हर किरदार अपने लिए चुनौती होता है, और मुझे लगता है कि हर कलाकार को हर किरदार को एक चुनौती की तरह लेना चाहिए। रोल कभी छोटा बड़ा नहीं होता, बिल्कुल, छोटा बड़ा उसको बनाता है एक्टर। भले वो एक प्रेजेंस है, भले एक डायलॉग नहीं है उसमें,
और लेकिन उसकी आंखें, उसके हाव भाव, उसका प्रेजेंस, उसका बॉडी लैंग्वेज अपनी चीज को रजिस्टर कराता है, क्योंकि कैमरा एक ऐसी चीज होता है कि जो सब कुछ कैच करता है, वो सब कुछ देखता है। आदमी को लगता है कि जब मेरी लाइंस आएंगी शायद तभी मेरा रोल दमदार होगा, ऐसा नहीं होता है। तो चाहे वो रोल छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आपको हर रोल को तैयारी उसी तरीके से करनी पड़ती है। और डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो मैंने जैसे कई सारी फिल्मों में और भी जब काम किया तो अलग अलग कैरेक्टर्स मुझे करने को मिले हैं। पुलिस के मुझे बहुत सारे शेड्स करने को मिले हैं। तो मैंने बहुत सारी फिल्मों में पुलिस वाले का पुलिस का रोल मैंने किया है। बहुत किया है। टेलीविजन में मैंने बहुत किया, फिर बाद में मैंने टेलीविजन को मना किया कि अब मैं टेलीविजन में सावधान इंडिया में मैं बहुत पुलिस बना हूं। बिल्कुल। तो बाद में फिर मैंने अपने को थोड़ा सा कंट्रोल किया कि नहीं, अब बार बार सावधान इंडिया में वो टाइपकास्ट नहीं होना है कि सिनेमा पुलिस वाला ही बनना है। तो फिर थोड़ा कंट्रोल किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस में भी कभी आप कमिश्नर बने, कभी आईजी बने, कभी इंस्पेक्टर आप बने, कभी आप एक कांस्टेबल बने, तो अलग, कभी सीआईडी में बने, कभी एलआईयू में आए हैं। तो अलग अलग शेड उसमें आते हैं पुलिस के, तो करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पूजा जी की हर उसके लिए, किरदार के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई ऐसा नहीं होता है कि किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा। सर, उत्तराखंड के आप रहने वाले हैं, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के, ठीक है सर। वहां से आप देहरादून आए, पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद आज बड़े पर्दे पर अभिनय कर रहे हैं। सर, जब आप देखते हैं, अरे या सोचें कभी कि अगर आप उत्तराखंड के उन्हीं पहाड़ों में होते, हमारे घर वाले यहाँ नहीं लाए होते, तो हम कहाँ होते आज? हाँ, अब परिस्थितियां बदल रही है, लेकिन हाँ, मैं बहुत अपने को खुशनसीब मानता हूँ कि मेरी जड़ें जो हैं पहाड़ से जुड़ी हुई हैं। मैं पौड़ी जिले में खंडा बछेली जो मेरा गांव है, पुश्तनी जो पेरेंटल हाउस है, मैं हमारा जो घर है गांव, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। हालांकि मैं उस गांव में पला बड़ा नहीं हूँ, हमारे फोर फादर्स यहाँ पर आ गए थे, मेरे फादर लोग भी इधर ही आ गए थे। लेकिन हम लोग गाँव में जो पूजा होती है हमारे यहाँ, जो पुजाई जिसे हम कहते हैं, वार्षिक पूजा जो होती है, हम हर 3 साल में पूजा करते हैं। तो हम लोग जाते हैं। तो मैं लगातार बचपन से उस गाँव में जाता हूँ। जड़ें हमारी जुड़ी हुई हैं। तो लगता है कि शायद भगवती का ही आशीर्वाद है कि वो हमें आगे बढ़ा रही है, और हम बार बार गांव में जाते हैं और उस जगह को देखते हैं। तो हालांकि बहुत दूर नहीं है मेरा गांव, बहुत मतलब पौड़ी से पास ही है। लेकिन जो मैं उन कलाकारों को सलाम करता हूं कि जो दूर दराज इलाकों से निकल करके आते हैं, जहां शायद पैदल चलने के लिए भी जो है 15-15, 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो हमारे गांव में इतना ज़्यादा तो नहीं चलना पड़ता। लेकिन यह है कि गाँव तो गाँव होता है, अपनी जड़ें होती हैं, खुशी होती है कि हम उत्तराखंड के उस गांव से बिलोंग करते हैं। सर, उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड की 2 मूवीज, स्टार्टिंग में आपने 2 गढ़वाली मूवी में भी काम किया है सर। तो उसके बाद आपने सीधा सा रुख कर लिया अपना बॉलीवुड की तरफ को, सर क्यों? मैं खुशनसीब अपने को मानता हूं कि जब उत्तराखंडी सिनेमा की बात होती है तो मुझे लगता है कि मैं भी उसका हिस्सा बनाऊं, कि कम से कम मुझे ये ना लगे कि मैंने कोई उत्तराखंडी सिनेमा नहीं किया है। तो 1300 अनुज जोशी जी ने एक फिल्म बनाई थी जो उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित थी, उसमें मैंने काम किया है। और हंत्या फिल्म में मैंने काम किया। तो ये 2 फिल्में काम किया मुझे। और जैसा मैं आपसे ऑफ द कैमरा भी जब बात कर रहा था कि गढ़वाली सिनेमा में काम करने का आनंद, मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है कि तभी आता है कि जब आपको उस भाषा में पकड़ हो। और मुझे लगता है कि मैं गढ़वाली बोलता तो हूँ, लेकिन उतनी फ्लॉलेस गढ़वाली में नहीं बोलता, उतनी धारा प्रभा गढ़वाली में नहीं बोलता। तो शायद कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहता है कि जब गढ़वाली फिल्मों में मुझे काम करना है तो मुझे पहले तो बेहतरीन गढ़वाली बोलनी आनी चाहिए। और फिर दूसरा ये भी कारण होता है कि जब गढ़वाली फिल्में जब बनती हैं, उसमें मैं काम करता हूँ, तो सबसे बड़ा रीज़न तो जैसे मैंने कहा भाषा का भी रहता है। दूसरा भी रहता है कि कभी कभी लगता है कि हिंदी सिनेमा में जो स्क्रिप्टिंग है, जो राइटिंग है, वो काफ़ी बेटर हो जाती है एज कम्पेयर टू जब गढ़वाली सिनेमा अभी तक जो लिखा गया है उसमें थोड़ा सा टाइपकास्ट सा रहता है कि एक ही तरह का चीज़ें लिखी जाती हैं, जिसमें किरदार होता है, जो कहानी अमूमन लगभग अमूमन सेम ही होती है कि पहाड़ की समस्या, पलायन और दुख दर्द। तो ये जो दुख दर्द पलायन समस्या, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात है। ये एक समस्या है पहाड़ की, और ये हमेशा इसका जिक्र आता है। तो मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा और अच्छा भी लिखा जाना चाहिए। नए प्रयास अभी किए जा रहे हैं, कुछ नए जो फिल्में बनने गढ़वाली में बनी है वो एक नए तरीके से निकल करके आ रही है जी। तो उस तरीके से भी अभी और अच्छा लिखा जाने की जरूरत है। स्क्रिप्टिंग पे पहाड़ की सिनेमा को बहुत काम करने की जरूरत है, ये मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। और शायद तब और लेवल्स और आएंगे और नए किरदार निकल करके आएंगे तो शायद हमें और बेहतर कुछ करने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी भी बहुत अच्छा कुछ काम हो रहा है, लेकिन सारा बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। सर, अभिनय करते हैं
पर्दे पर अलग अलग किरदारों को निभाते हैं, लेकिन जब समाज की बात होती है तो आप अपने को कहाँ पाते हैं उस समय समाज में? और जब बात सिनेमा और समाज इन दोनों को जोड़ने की अगर हम बात करें कि हम कहाँ पे हैं अपने अभिनय के स्तर पे, अपने काम के स्तर पे, हम किस तरह से प्रोग्रेस जो बन रही है, जो प्रोग्रेस आपकी हो रही है, क्योंकि बहुत तेजी से हो रही है मैं इस सेंस में बात कर रही हूँ, बहुत तेजी से, तो वो जो तेजी है उसमें आप कहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट 10 साल में आपको कहाँ होना है? ऐसा कोई प्लान चलता है क्या? मैं बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, ये एक ड्रॉबैक भी हो सकता है और एक ये जिस भी तरह से आप उसको लें, लेकिन जैसा आपने कहा कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज का हिस्सा तो उसको बनना ही होता है और उसको ये नहीं भूलना होता है वो किस समाज से जब वो आता एक है। कलाकार हो। हाँ बिल्कुल, तो वो तो पांव तो जमीन पर रहने ही चाहिए ना, और समाज ने ही आपको बनाया है। बिल्कुल, ये जो प्यार मिला है, सिनेमा भी समाज का हिस्सा है। सिनेमा जब आप करते हैं तो वो क्या है, समाज ही तो है, समाज ही को दर्शाता है, वहीं से आप निकल करके आते हैं, तो उससे तो आप दूर कहीं जा ही नहीं सकते। और वो चीजें आपको भूलनी नहीं है कि जो आपने काम किया है, जो आप काम कर रहे हैं, आप किस तरह की चीजों को पर्दे पे पोर्ट्रे कर रहे हैं। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहूंगा कि जिसे मैं अपने परिवार के साथ बैठ के ना देख सकूं, या मैं कोई ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहूंगा कि जिससे मेरा समाज आहित हो, मेरा देश आहित हो, उसकी भावनाएं आहित हो। तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं एज एन एक्टर भी और एज अ ह्यूमन बीइंग भी। तो एक अच्छा इंसान आपको बनना है और अपनी जड़ों को नहीं भूलना है, और अपना फायदा तो आपको देखना ही है। आप समाज का किस तरीके से फायदा देख सकते हैं, समाज का हित किसमें है, इन चीजों को आपको परस्पर ध्यान में रखना है। उसमें योगदान क्या आपका योगदान क्या है उसमें, ये आपको देखना है। अगर आप योगदान नहीं भी कुछ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली आप समाज में जाकर के नहीं कर पाए, जैसे मैं बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता हूं समाज के लिए, लेकिन कम से कम मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कुछ अपनी तरफ से ऐसी कोई हरकत ना करूं, ऐसा कोई कार्य ना करूं कि जिससे मेरा पड़ोसी, मेरा समाज, मेरे लोग आहत हों। तो कम से कम मुझे ये नहीं करना। अगर मैं समाज को दे नहीं रहा हूं तो कम से कम उनको कुछ नुकसान भी नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि शायद इसी माइंडसेट से हमें आगे बढ़ना चाहिए। सही, शायद यही सोच के आपने इको ब्रिक की शुरुआत की है। इको ब्रिक में काम करना, सर कैसे शुरुआत हुई थी इको ब्रिक बनाने का प्लान, और उसमें किस तरह से योगदान दे रहे हैं आप, और कितने समय से काम कर रहे हैं? इको ब्रिक का इसका जो ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है। इको ग्रुप सोसाइटी है जिसके संस्थापक जो हैं एक हमारे आशीष गर्ग जी हैं, और अनिल मेहता सर हैं, और अमित जैन सर हैं, और बहुत सारे उसमें भार्गव सर हैं, तमाम लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो ये लोग बहुत पढ़े लिखे और बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर्स लोग हैं जिन्होंने अलग अलग सरकारी विभागों में, गैर सरकारी विभागों में बड़े बड़े ओहदों पर काम किया है, और उसके बाद समाज में कुछ परिवर्तन लाने की जो उनकी चेतना है वो इतनी शानदार रही है कि इकोब्रिक की जैसे आपने बात की, तो आशीष गर्ग सर को मैंने देखा था कि वो एनवायरमेंट पे काम करते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, और प्लास्टिक वेस्ट पे बहुत शानदार काम करते हैं। सिविल इंजीनियर वो खुद हैं। तो उन्होंने कहा कि ये प्लास्टिक वेस्ट को किस तरीके से देहरादून में कितना बड़ा अब एक समस्या बनती जा रही है, वर्ल्ड वाइड बनती चली जा रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट को हम रोक सकते हैं और घर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का जो प्लास्टिक रैपर्स हैं या कोई भी इस तरह की चीजें कि जो हमको इधर उधर कूड़े में फेंक देते हैं और फिर पर्यावरण को प्रदूषित करता है, तो उसको आपको रोकना है अपने घर पे जी। तो आपको किस तरीके से रोकना है कि आपको प्लास्टिक की बॉटल्स में उसको भर लेना है, टाइटली पैक कर लेना है, और इससे क्या होगा कि आप जब आपके कूड़े वाले की गाड़ी आती है तो कम से कम प्लास्टिक का वो कचरा बाहर नहीं जाता है। तो ये मुझे बड़ा क्लिक किया, मैंने कहा ये काम तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आदत था। और उसी दिन से जो है मैंने अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में सब में बोला कि भाई कोई प्लास्टिक फेंकेगा नहीं, सब इकट्ठा करेंगे, और जब से कुछ नहीं होगा तो सब मुझे दे देंगे। तो मैं जगह जगह से अपने रिश्तेदारों के यहाँ से इधर से प्लास्टिक का कूड़ा लाता हूँ अपने घर पे और उनको इको ब्रिक में बनाता हूँ, और वो इको ब्रिक फिर जो है डेकोरेटिव पीस की तरह चबूतरे बनाते हैं उनसे, फिर ये तमाम से काम होते हैं। तो कम से कम ये छोटा सा योगदान मेरा है कि अभी तक मैं लगभग 500 से ज्यादा इको ब्रिक बना चुका हूँ, और मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि शायद नहीं कम से कम 150-200 किलो प्लास्टिक मैंने बाहर प्रदूषण में फैलने से रोक दिया है, जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ। सही, ये तो वो शुरुआत है जो सबसे बड़ी समस्या है आज के दौर में, ये समस्या है, उससे आप अपने से शुरुआत करना, इसे कहते हैं संसार। इको ब्रिक इसका एक समाधान भी है और शुरुआत भी बिल्कुल है। सारा श्रेय इको ब्रिक सोसाइटी को जाता है, उसके मेंबर्स को जाता है, आशीष गर्ग जी, अनिल मेहता सर, संजय भार्गव सर, इन सबको जाता है। जी बिल्कुल, ये अच्छी शुरुआत है। सर एक थिएटर का मजा हुआ कलाकार आज मेरे सामने बैठा है। सर जब बात होती है कश्मीर फाइल्स की, पान सिंह तोमर, और अभी अमेजोन पे आपकी जो मूवी आई है मिट्टी, सर मिट्टी जो मूवी है इसकी कहानी क्या है? क्योंकि अमेजोन आजकल सीरीज का जमाना है, वेब सीरीज देखना पसंद करता है, और अब आप लोगों के घरों में
बिल्कुल जब वो बटन दबाएंगे आप उनके सामने होंगे, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। हाँ, ये मेरे करियर की सबसे बड़ा एक, मुझे कहते हैं कि सबसे बड़ा रोल मुझे मिला है मिट्टी, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इसमें मुझे एक बहुत शानदार किरदार निभाने का मौका मिला है। मेरे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं तरन बजाज जी, अंकुश दुबे जी, जो इसके डायरेक्टर्स हैं आलोक और गगन, दोनों ने मिलकर ये बनाई है। दो बहुत ही टैलेंटेड, आलोक जो हैं वो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और गगन जो हैं वो IIT बॉम्बे के पास आउट हैं। तो इन लोगों ने मिलकर के बनाई है। फर्स्ट लाइन फिल्म्स ने जो है इसको प्रोड्यूस किया। निखिल सचान जी बहुत बेहतरीन राइटर हैं, ये सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने IIT IIM की पढ़ाई की है। उसके बाद उन्होंने ये फिल्म बनाई और मुझे इसमें काम करने का मौका मिला। इशफाक सिंह के साथ मैंने उनके फादर का रोल किया है, और ये बात कहती है गांव की मिट्टी की बात करती है कि वापस बैक टू द रूट्स, एग्रोप्रेन्योरशिप की बात करती है कि किस तरीके से आप घर में आकर के वापस आकर के खेती कर सकते हैं, और किस तरीके से उसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं जो कि चुनौतियों के सामने करते हुए। और ये सिनेमा जो है, ये वेब सीरीज जो है, सिर्फ उसको बहुत उस शुगर कोटेड तरीके से नहीं दिखाती है कि बहुत चुनौतियां आई और फिर उसके बाद हीरो जो है वो जीत गया आखिर में, ऐसा नहीं होता। बेसिक जो छोटी छोटी चीजें होती हैं कि गांव का पढ़ा लिखा आदमी, शहर से पढ़ा लिखा हुआ आदमी अगर गांव में आएगा तो अगर वो शुरू करेगा तो कहां से सीखेगा, क्या उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये छोटी छोटी निटिग्रिटीज को होती हुई ये फिल्म बनाती है। और बहुत खूबसूरत तरीके से निखिल सचान जी ने उसको लिखा है। और शूटिंग और इसकी शूटिंग जो हुई है वो लखनऊ के पास एक मलिहाबाद एक जगह है जहाँ के आम बहुत मशहूर हैं, तो वहां इसकी पूरी शूटिंग हुई है। और कुछ पोर्शन जो है इसके बॉम्बे में जो आप देखेंगे अगर आप सीरीज को, तो वहां पर शूट हुए हैं और कुछ पूना में शूट हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन जो है इसका वो मलिहाबाद लखनऊ में शूट हुआ है। और बहुत खूबसूरत वो जगह है। उस दौरान जब हम शूट कर रहे थे तो आमों का मौसम नहीं था, लेकिन आमों के हरे हरे पेड़ जो हमने देखे हैं, जिंदगी में इतने खूबसूरत बाग शायद मैंने नहीं देखे जितने मैंने मलिहाबाद में उन आमों को देखा। बहुत मजा मुझे पूरी यूनिट के साथ काम करके आया, और वो एक एसेट है। और देखिए कि आज बहुत अच्छा ट्रेंड कर रही है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपने अगर वो नहीं देखी है मिट्टी, तो आप जरूर मिट्टी को देखिए। बहुत खूबसूरत एक फैमिली वॉच है और बहुत आपको आनंद आएगा। Amazon प्राइम में इस वक्त आ रही है जी। सर केवल थिएटर ही नहीं, थिएटर करते ही नहीं है, आप पढ़ाते भी हैं। ग्राफिक एरा की अगर हम बात करें तो रेडियो, ये आवाज का जादू रेडियो में भी फैलता है, रेडियो में भी लोग इसे सुनते हैं और इसके लिए बिल्कुल बैठे होते हैं कि हाँ कोई बोलने वाला, वो कौन, जो हमारे बीच का है नवनीत गैरोला। सेम ऐसे ही थिएटर के आपके स्टूडेंट्स जो आपसे वो छोटी छोटी बारीकियां सीखने की कोशिश करते हैं, जो आगे चलकर उनके करियर के लिए एक बेहतरीन पद बनाएंगी। तो सर जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो किस तरह के चैलेंजेस होते हैं बच्चों को सिखाने में थिएटर के दौरान? बच्चों को सिखाना बहुत आसान भी है, बच्चों को सिखाना बहुत कठिन भी है। बस आसान ज्यादा है क्योंकि बच्चों में सीखने की ललक होती है। तो जब मैं, जैसा आपने कहा कि मैं ग्राफिक एरा में जब मैं रेडियो पढ़ाता हूँ, और रेडियो जो हमारा कम्युनिटी रेडियो है, रेडियो जिंदगी, उसमें मैं काम भी करता हूँ, तो जब बच्चे इतने इंक्विजिटिव हैं, वो इतना सीखना चाहते हैं, और खास तौर से जब आप तमाम लोगों को जब सिखाते हैं और उसके बाद उसमें से 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लगता है कि ये कुछ आगे जाके भविष्य में कुछ वंडर करेंगे, कुछ अद्भुत करने वाले हैं। और निश्चित तौर पर वो स्पार्क है। आज का यूथ में इतनी ऊर्जा शक्ति है, इतना वो, ठीक है हम कहते हैं कि थोड़ा उच्च श्रृंखल है, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा ये रहता है कि जल्दी उसको चीजें चाहिए होती है, लेकिन जो उनके आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, सब वो कमाल के हैं। मतलब जितनी देर में हम लोग सोचते हैं कि ये काम हम करेंगे, वो सोचते हैं कि सर इसको इस तरीके से किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा जल्दबाजी जरूर करते हैं, तो उनको थोड़ा कंट्रोल जरूर करना पड़ता है कि देखो सारी चीजें एक साथ मत करो, लेकिन उनके आइडियाज इतना फ्लो करते हैं कि बहुत मजा आता है। और जब मैं थिएटर पढ़ाता भी हूँ, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब आया कि आपको थिएटर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना भी है, तो मैं थिएटर भी पढ़ाता हूँ। तो वहां पर भी जब हम लोगों ने उनके साथ, बच्चों के साथ काम किया है, और जो उनके अभिनय की हम बात करें, या फाइन आर्ट्स की बात करें, या लाइट्स की बात करें, या क्राफ्ट की बात करें, तो मैंने जो पीछे 2-3 प्रोडक्शन अपने कॉलेज के बच्चों के साथ किए हैं, उसमें उन्होंने अद्भुत काम किया है। और खास तौर से जो स्टेज डिजाइनिंग की बात करते हैं, या क्राफ्ट की बात करते हैं, जो आर्ट की बात करते हैं, वहां पर तो बाप रे बाप क्या शानदार उन्होंने काम किया है। लगता है कि आगे चल करके ये लोग बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर्स, बहुत बड़े कैमरामैन, बहुत बड़े जैसे कहते हैं डिजाइनर्स बनने वाले हैं। अभिनय तो करेंगे ही, लेकिन साथ में ये चीजें भी निकल करके आएंगी। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ग्राफिक एरा में रेडियो और थिएटर का हिस्सा हूँ। सर ग्राफिक एरा में क्योंकि आप मास कम्युनिकेशन उसमें आप पढ़ाते हैं रेडियो, सर रेडियो में आकाशवाणी को हम सभी ने सुना है, और अब कमर्शियल है तो रेडियो मिर्ची और बहुत सारे रेडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जब रेडियो में बोलने की बात आती है
रेडियो में वो कौन सी बारीकियां, क्योंकि हम जो पहले चला आ रहा था हम उससे हट के अब नएपन के साथ में कुछ चीजें प्रयोग करते रहते हैं, Right. क्योंकि नयापन सभी को चाहिए, Right. सुनने वालों को भी और बोलने वालों को भी। तो सर रेडियो को लेके जो पुरानी धारणा है उसको ब्रेक करते समय ना कैसा दिमाग में चलता है, जब स्क्रिप्ट चलती है साथ में कैसे उसे आगे बढ़ाएं, क्या नयापन, हम नए शब्द कैसे लेके आए, वो सब कैसे चलता है सर? उसके लिए पढ़ना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, और जैसे कहते हैं कि जो है चेंज इन द ओनली कांस्टेंट, या कि सबसे बड़ी चीज ये है कि हर चीज चेंज तो होगा ही, है ना। तो समय के साथ चीजें बदलती भी रहती हैं, लेकिन जैसे आपने आकाशवाणी की बात की, तो ये तो भाई पुराने हमारे पितामह हैं कि जिन्होंने बिल्कुल। रेडियो का जो जिसे इंट्रोड्यूस करा, यस इंट्रोड्यूस किया है। बीबीसी की हम बात करते हैं, आकाशवाणी की बात करते हैं, तो रेडियो का बेसिक तो वही चला आ रहा है। बिल्कुल सर। उसके फॉर्मेट्स पैटर्न बदल रहे हैं। Yes. आज की डेट में जो अब हम अभी बैठ करके पॉडकास्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो पहले इंटरव्यू का तरीका कुछ और होता था, अब बिल्कुल। ये इनफॉर्मल तरीके से हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये एक नया ट्रेंड चल के आया। तो रेडियो में भी ऐसी कुछ बातें आई हैं कि पहले जो जिस तरीके से आप बातें रखते थे, अब आपको और रोचक तरीके से उनको बनाना है। बहुत कम समय में पहले होता था कि आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा होता था कि आप टाइम ज्यादा लेकर के बात कर सकते, अब टाइम की कमी है। बहुत कम समय में सटीक शब्दों में इंटरेस्टिंग वे में आपको अपनी बात कहनी यानी है, क्रिस्पी वे में, क्रिस्पी वे में बात करनी है, सटीक इन्फॉर्मेशन देनी है। और दूसरी बात है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आज की डेट में तो इन्फॉर्मेशन हर सेकंड में आ रही है। बिल्कुल। तो पहले तो होता था कि आप इंतजार करते थे न्यूज 9 बजे की, 10 बजे बिल्कुल की, सही। आप तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके फोन पे कुछ ना कुछ आ रहा है। तो रील्स का जमाना है, नई नई चीजों तकनीक का जमाना है, तो उसमें चुनौतियां तो निकल करके आ रही हैं, लेकिन जो बेसिक है वो तो वही रहेगा। रेडियो पे हो, चाहे टेलीविजन पे हो, चाहे पॉडकास्ट में हो, कहीं पर भी आपको जहां पे आवाज आपको देनी है, तो प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, उच्चारण, भाषा, वो सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो तो ऐसा नहीं है कि अगर आप रील के जमाने में आप आ गए हैं तो आप भाषा पे काम नहीं करेंगे, वो तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। आवाज आपकी अच्छी होनी चाहिए, उतार चढ़ाव आपके आने चाहिए। तो वो रेडियो में तो उस जमाने में भी थे, आज भी हैं, और आगे भी रहे। आगे भी रहेंगे। तो वो चीजें तो कांस्टेंट है ना। तो जो लाइफलाइन है, जो बैकबोन है, वो तो वही रहेगी कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा। वो चीजें नहीं खत्म हो सकती। आपको नया कंटेंट लेकर के आना है, तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है ट्रैवल करना पड़ेगा, किताबें देखनी पड़ेगी। इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, लेकिन 24 घंटे अगर आप इंटरनेट के भरोसे ही सोचेंगे कि सारा कंटेंट आप डेवलप कर लेंगे, तो फिर आप बहुत आपका सतही सुपरफिशियल चीजें हो जाएंगी, आप बहुत अच्छे से चीजों को नहीं कर पाएंगे। तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको घूमना भी पड़ेगा, आपको मिलना भी पड़ेगा लोगों से, और जो बेसिक्स हैं वो तो तैयार करने पड़ेंगे। हाँ, टेक्निक थोड़ा हो जाएगी, कलर्स आपके और थोड़ा वाइब्रेंट हो जाएंगे, पहले थोड़ा वो हल्के होते थे, साउंड क्वालिटी थोड़ा बहुत अच्छी नहीं होती थी, अब बहुत बेस्ट होती है। लेकिन मेहनत और कंटेंट डेवलपमेंट में तो आपको काम करना ही पड़ेगा, और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। यानी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, 100%। पका पकाया कुछ नहीं मिलता। नहीं, और वो सतही होता है। अगर पका पकाया कुछ मिलेगा भी तो फिर वो बहुत कम जगह के लिए होगा ना। कि वही जैसे हमेशा कहते हैं कि अगर आपने कोई भूखा है, बहुत एग्जाम्पल है कि अगर आपने किसी को एक दिन मछली दे दी खाने के लिए, तो वो आपने सिर्फ उसको 2-3 दिन के लिए खाने को दिया। लेकिन अगर आपने उसको मछली पकड़ना सिखा दिया, तो यानी आपने उसकी जीवन जिंदगी भर भर की मदद आपने उसकी कर दी। बिल्कुल। तो मछली देना नहीं है, उसे सिखाना है। मछली पकड़ना सिखाना है। तो ये है आगे की चीज, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। सर, अभिनय के दौरान जो भाषा होती है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, भाषा एक चुनौती होती है या नहीं होती है अभिनय के लिए? मुझे नहीं लगता चुनौती होती है, क्योंकि हर तरह का अभिनय होता है। और जब आप आंगिक अभिनय करते हैं तो आप भाषा जो है आपकी जो है एक्सप्रेशंस की भाषा होती है जी, है ना। आप किसी रीजनल सिनेमा में काम कर रहे हैं, तो पहले आपको डायरेक्टर जो है, टीम है, आपको पूरा चीजें समझा देती है जी। तो फिर आप उसी हिसाब से फिर आप उसको वो कर लेते हैं, पोर्ट्रे कर ले, आत्मसात करते हैं, फिर आप बताते हैं। तो भाषा नहीं लगता मुझे कि जैसे संगीत के बारे में भी कहा जाता है कि म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, या उसकी कोई अपनी एक लैंग्वेज नहीं होती है, बस उसमें जो एक आपने कितना समर्पण से उसको प्रस्तुत किया है, अब कितने सहजता से सहजता से उसको जुड़े हुए हैं, वो मायने रखता है। लैंग्वेज, हम सिनेमा, अब ओटीटी के बाद तो हमने इतना साउथ का सिनेमा देखते हैं, इंटरनेशनल सिनेमा देखते हैं, ईरानियन सिनेमा देखते हैं, कोरियन सिनेमा देखते हैं, दक्षिण भारत की सिनेमा ने क्या धूम मचाई है, धमाल मचाया और क्या कंटेंट है। लेकिन उत्तराखंड में हम लोग सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बिल्कुल। तो भाषा कहीं भी वो नहीं आ रही है, सबटाइटल जल्दी जल्दी आता है, चला जाता है, लेकिन जो भाव हैं वो सब हमें सब समझ में आता है। तो भाषा कोई बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ जो आत्मसात आपने किस तरीके से कैरेक्टर को किया है वो ज्यादा मायने रखता है। जी सर,
अभिनय में धीरे धीरे जो गति है बढ़ रही है, परिवर्तन आ रहे हैं और बहुत तरह की नई टेक्नोलॉजी से हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, हर दिन कुछ नया हो रहा है और हर दिन खुद को अपडेट करना, क्या ये भी चुनौती होती है? या आदमी स्वतः अपडेट होता चलाता है क्योंकि हम जुड़े हुए हैं तो अपडेट होते चलते? नहीं, अपडेट स्वतः नहीं हो सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा सिनेमा देखना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। एक्टर का इंटेलिजेंट होना बेहद जरूरी है। पढ़ा लिखा से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसको किताबी ज्ञान हो, समाज का ज्ञान हो, सिनेमा देखता हो, ट्रैवल करता हो, ये मेरा पढ़ा लिखा की परिभाषा है। आपको अपडेट होना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक सिनेमा आपने देखा, आपने अभिनय किया या कुछ किया और उसके बाद आप बैठ गए कि अगला बार से फिर से आपको कोई नया रोल मिला फिर चले गए, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन तो बहुत जरूरी है, तो वो निरंतर सीखने की प्रक्रिया ही अभिनय है। और आज की भाषा में तो हम स्वाभाविक अभिनय की हम लोग बात करते हैं, तो आज तो यही कहा जाता है कि आपको सब कुछ करना है कैमरे के आगे, सिर्फ अभिनय नहीं करना है। सही कहा आपने। ट्राई टू बी एज नेचुरल एज यू कैन, जितना स्वाभाविक आप रह सकते हैं उतना आपको बेहतर अभिनेता माना जाता है। तो लेकिन आपको अच्छा सिनेमा देखना बेहद जरूरी है, अच्छा साहित्य पढ़ना बेहद जरूरी है और समाज से सीखना बेहद जरूरी है। आप कांस्टेंट एक ही जगह पे बैठ करके ये चीजें नहीं कर सकते, घर से निकलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आपको सच में जानना है कि सिनेमा क्या है। दुनिया देखनी पड़ेगी, सिनेमा देखना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। एक्टर का इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, वरना फिर वो बात नहीं आती। यानी कि अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आप कहीं खो से जाएंगे। नो, बिल्कुल, मैंने कहा ना, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। आपको बदलना ही पड़ेगा। एक जो चीज जो होनी है वो है परिवर्तन। ये दुनिया का नियम जो सदैव होगा, वो परिवर्तन होगा ही होगा। एक जगह आप रहेंगे तो फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, नए जमाने के हिसाब से आपको ढालना पड़ेगा। आप नहीं ढालेंगे तो फिर आप पिछड़ जाएंगे, आप चटक जाएंगे। जो पेड़ जो टूटते हैं वो कौन से टूटते हैं? जो स्टिफ होते हैं। बिल्कुल। जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो बच जाते हैं आंधी में। जो हमेशा पेड़ वही गिरता है जो बहुत तटस्थ होता है, वो ही गिरता है। फ्लेक्सिबल पेड़ कभी आंधी तूफान में नहीं गिरता। सही कहा आपने। यही बात है। आयु कम होती है। सर, जैसे आप तो इतनी सारी मूवीज हैं आपकी, अगर गिनने लगे तो उंगलियों में बस गिनते ही रहेंगे। सर, जैसे राग देश है आपकी, ठीक है, पीएम मोदी आपकी मूवी है, मिट्टी की हमने बात की, कश्मीर फाइल्स वो मूवी है जो एक बहुत बड़े, मतलब जिसने तहलका मचाया था, जिसपे हर दिन डिबेट होती थी, हर दिन चर्चाएं होती थी, उसमें शामिल होने के लिए उसमें एक छोटा सा किरदार पाना भी लोगों ने अपना सौभाग्य सा समझा कि हाँ, हम भी उस दर्द को महसूस करने के लिए जो दिखाया गया है समझा। और उत्तराखंड के कई कलाकारों ने उसमें काम किया। बिल्कुल। तो सर, वो मूवी कैसे मिली थी आपको? ऑडिशन, जैसे मैंने कहा कि ऑडिशन जिसमें हो रहे थे और बहुत, उसमें भी मैंने ऑडिशन दिया था। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं यहाँ पे देहरादून में, उत्तराखंड में एक अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर है अमान इकबाल, और बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, बहुत ही बेहतरीन अभिनेता हैं और बहुत शानदार वो काम कर रहे हैं। तो वो उन्होंने जब ऑडिशन जिसके हुए, ऑडिशन के बाद तो उन्होंने मुझसे कहा कि नवनीत भाई, ये इस तरह से एक कश्मीर फाइल फिल्म बन रही है और उसमें ऐसा ऐसा ऑडिशन आपको देना है। तो फिर वो ऑडिशन हमने दिया। पान सिंह तोमर मैं इससे पहले कर चुका था, 1-2 फिल्में और कर चुका था। तो वहाँ पर विवेक अग्निहोत्री जी को समझ में आया, उन्होंने खुद ही ऑडिशन देखा, देहरादून में आकर के ही उस दौरान जो है ऑडिशन ले रहे थे। और जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट आपको देहरादून से ही चाहिए होते हैं, तो उन्होंने देखा और इमीडिएट जो है उसी दिन जैसे अमान ने उनको भेजा तो उन्होंने ओके कर लिया कि ये ठीक लग रहा है। और स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो मैंने उसमें किया। एयरफोर्स ऑफिसर हैं जो कि कश्मीर में जब ये अटैक हुआ था, जब आतंकवाद वहाँ पर आ रहा था, तो हालांकि धीरे धीरे वहाँ पर शुरू हो गया था इंसर्जेंसी, लेकिन आतंकवादियों ने पहला एक इम्पॉर्टेंट घटना को अंजाम दिया कि भाई जिससे लगे कि वही हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो वही था कि 4 जो ऑफिसर्स थे एयरफोर्स के, श्रीनगर जो वहाँ पर उनका ऑफिस था, एयरफोर्स का बेस कैंप श्रीनगर का एयरफोर्स का, बिल्कुल गेट पे ही उन्होंने 4 ऑफिसर्स को मारा था। तो वो घटना उन्होंने उसमें दिखाई थी उस दौरान श्रीनगर में। तो उसमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना तो इम्पोर्टेंट उसमें एक ऑफिसर थे, स्क्वाड्रन लीडर थे, उनका किरदार मैंने निभाया और वो बड़ा पसंद किया गया लोगों, बड़ा मार्मिक एक कैरेक्टर था वो। जब उसमें फायरिंग होती है, जब वो मरते हैं, तो मैंने देखा कि काफी सारे जो लोग मेरे साथ देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मैंने निभाया और वो मैं खुशी हूँ कि मैं कश्मीर फाइल का हिस्सा हूँ, मुझे खुशी है इस बात की। सर, अब जो हमारे आज के युवा हैं जो अभिनय में अपने करियर को देखते हैं, अभिनय में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे?
बहुत पढ़ना ज़रूरी है, अपने प्रति ईमानदार होना बेहद ज़रूरी है। हर चीज़ को पाने का एक समय है, एक प्रोसेस होता है। बहुत जल्दी शॉर्टकट के लिए मत जाइए, पूरे प्रोसेस के थ्रू जाइए, एनालाइज कीजिए चीज़ों को और अपने प्रति ईमानदार रहिए। अच्छा सिनेमा देखिए, अच्छे लोगों से मिलिए, ट्रैवल कीजिए और आप जो बेस्ट करना चाहते हैं वो कीजिए। दूसरे को मिल रहा है, इसको मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, इस भागदौड़ में मत जाइए। आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और पढ़िए ज़रूर, अच्छा सिनेमा ज़रूर देखिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए। सर अब आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उनके विषय में बात करते हैं। सर क्या प्लानिंग है अब आगे, क्या आने वाला है फिर से हम जिसे देख पाएंगे? हाँ, आपके आने वाले अभी मेरी एक दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आने वाले हैं। अभी तो मिट्टी में इन्होंने मुझे एक सीरियस फादर के रोल में देखा और अभी इसके बाद मैं फिर से फादर का रोल कर रहा हूँ। अरे वाह! ये मेरी आने वाली एक और फिल्म है, काफी जल्दी आई जाएगी, जस्सी वेट जस्सी। और उसमें भी मैं फादर हूँ, लेकिन उसमें मैं एक बिल्कुल एक अलग कैरेक्टर में आप मुझे देखेंगे कि जो सीरियस फादर नहीं है आप उसमें? उसमें भी मतलब उसमें कॉमेडी टच है। तो वो मैं बहुत ज्यादा चीजें उसमें नहीं अभी खोलूंगा, लेकिन है उसमें एक मतलब आपको मजा आएगा और बहुत अच्छी एक फिल्म बनी है। अभी शायद बहुत जल्दी अभी आएगी, लेट्स सी। और कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो जैसे समय आएगा मैं आपको बताऊंगा। हैं 4-5 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं और कुछ 1-2 शूट्स भी मुझे भी जाना है, करना है। तो ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो अभी हम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, करते रहेंगे और हम भी आपको देखते रहेंगे और निरंतर ये जो आपका प्रयास है ये बहुत ऊंचाइयों पर आपको लेके जाएगा। अभी आप हैं, इससे बहुत बेहतर, तब हम भी कहेंगे ये हमारे उत्तराखंड के हैं। थैंक यू सो मच पूजा जी, आपने ये कहा। जी बिल्कुल सर, हम उसी की उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम जब भी आप वहां खड़े होते हैं आपके साथ पूरा उत्तराखंड के लोगों का ब्लेसिंग्स होती हैं। उन लोगों की एक भावना होती है जो वहां तक आपके साथ खड़ी होती है कि हाँ हमारा बेटा हमारे बीच का ये उस बड़े पर्दे पर दिख रहा है। ये सामान्य सा स्वभाव होता है घर परिवार का और अपने राज्य का। बिल्कुल, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन ये होती हैं सर, खुशी देती हैं। और मैं देवभूमि में मेरा जन्म स्थान है और देवों की भूमि से मैं ताल्लुक रखता हूँ और देवों की कृपा है और अपनों का प्यार है, तो आगे भी मैं कुछ इस तरह की चीजें करता रहूंगा। जी बिल्कुल सर। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं सर। तो दोस्तों, आज हमने बात की नवनीत गैरोला जी की, जो कहते हैं कि पर्दे का आकार मायने नहीं रखता, बल्कि उसमें डाली गई सच्चाई और गहराई ही किसी किरदार को अमर बनाती है। वो कहते हैं कि सपने देखना तो सिर्फ एक शुरुआत है, असल बात तो सच्चाई से उसे निभाना है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।